दोस्तों नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 5 जून 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे कि न्यूज़ से क्या कुछ सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं। तो आज के वीडियो का पहला सवाल, भारत किस देश के साथ पहली वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करने वाला है? यह वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन 4 जून को आयोजित किया गया है। क्या ये अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है या ऑस्ट्रेलिया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है पहली वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन जो है भारत ने आयोजित किया है। तो अब सम्मेलन हुआ है तो सम्मेलन की कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी देख लेते हैं। इसमें क्या है कि दोनों देश के नेता जो हैं वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध पर एक व्यापक रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। इनका जो है प्रमुख समझौता सैन्य रसद सुविधाओं के आपसी बंटवारे से संबंधित है और यह समझौता हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया और भारतीय सेनाओं के संचालन की बैंडविड्थ को बढ़ाने में मदद करेगा। और क्या चीज़ इसमें हुआ? इसमें है हिंद प्रशांत क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कोविड-19 संकट, साइबर सुरक्षा, समुद्री मुद्दों के बारे में भी चर्चा किया गया है। साथ ही साथ कोविड-19 महामारी से दोनों देश कैसे निपट रहे हैं इसके बारे में एक विस्तृत चर्चा भी की गई। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया का जिक्र हुआ है तो हम लोग देखते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के पुराने संबंधों में और कुछ क्या महत्वपूर्ण है। एक तो यह महत्वपूर्ण है कि 2015 से जो है इन्होंने अपना पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम कि ऑस इंडेक्स रखा गया है वो शुरू किया है। साथ ही साथ इनके बीच जो है द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास जो कि थल सेना है, थल सेना जो है उसका सैनिक अभ्यास होता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम ऑस्ट्रा हिंद रखा गया है। एक चीज़ और है कि यूएनएससी में जो है भारत अथक प्रयास कर रहा है अपने गैर अस्थायी सदस्य बनने का, तो उस पर जो है ऑस्ट्रेलिया ने अपना समर्थन भी दिया है। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और ऑस्ट्रेलिया ने जो है जब अजहर मसूद को जो है वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का भी जो है समर्थन किया था। तो ये हम लोगों ने देखा भारत और ऑस्ट्रेलिया के कुछ महत्वपूर्ण पहलू के बारे में। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल, ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का आयोजन किस देश ने किया है? क्या वो यूएसए है, फ्रांस है, यूके है या इंडिया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, यूके ने जो है अभी ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का आयोजन किया है। तीसरा सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तीसरा सवाल पर चर्चा करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों का कौशल मानचित्रण अभ्यास करने के लिए एक नई पहल शुरुआत की है। वह पहल कौन सी है? वंदे भारत मिशन के बारे में पहले हमने चर्चा कर रखा है। पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जा कर के विजिट कर लीजिएगा। वंदे भारत मिशन में क्या है, विदेशों से जो है वायुयान से जो है लोगों को भारत लाया जा रहा है। तो उसके लिए क्या किया गया है, उनके कौशल मानचित्रण के लिए अभी एक पहल शुरू की गई है। क्या उसका नाम स्किल रजिस्टर रखा गया है, स्वदेश रखा गया है, स्वयाग है या स्वराज है? तो बता दें इसका सही उत्तर है दोस्तों स्वदेश जो है उसका नाम रखा गया है। तो देखते हैं दोस्तों स्वदेश का फुल फॉर्म क्या है। स्किल वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। अब इसमें करना क्या है, ये 3 मंत्रालय की पहल है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। इन तीनों की यह संयुक्त पहल है। इसका लक्ष्य है भारतीय और विदेशी कंपनियों की मांग को पूरा करने के लिए अपने कौशल और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का एक डेटाबेस बनाना। मतलब ये एक स्किल लोगों का डेटाबेस बनाएगा।
एकत्रित जानकारी को देश में उपयुक्त प्लेसमेंट अवसरों के लिए कंपनियों के साथ साझा किया जाएगा। अब ये लौटने वाले जो नागरिक हैं वंदे भारत मिशन के तहत, उन्हें एक ऑनलाइन स्वदेश कौशल कार्ड भरना आवश्यक है, क्योंकि स्वदेश स्किल कार्ड के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा से नागरिकों को नौकरी की संभावनाएं और मांग और आपूर्ति की खाई को पाटने में मदद मिलेगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है, इनिशिएटिव, वो है स्वदेश। चौथा सवाल देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में निवेश को आकर्षित करने के लिए किन संस्थाओं की स्थापना की है? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। चाहे आप यूपीएससी या पीसीएस के एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको यह सवाल ज़रूर दिख सकता है। क्या वो ईगोस है, ईजीयूएस, ईगोस, पीडीसी, एससीएल या ए और बी दोनों? तो आपको बता दें कि निवेश को आकर्षित करने के लिए ईगोस और पीडीसी दोनों संस्थाओं की स्थापना की गई है। हम लोग ईगोस और पीडीसी के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। ईगोस क्या है? सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह है, जिसका वैश्विक निवेशकों से तालमेल लाकर निवेश सहायता प्रदान करना और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से समय पर मंजूरी सुनिश्चित करना। आपको पता ही है, जब ये सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह हो गया, मतलब सारे सचिव हैं इसमें, तो आसानी से विभिन्न मंत्रालय और विभागों के सचिव इसमें होंगे तो मंजूरी आसानी से मिल जाएगी। अब जो ईगोस की संरचना है, इसमें बहुत सारे सदस्य हैं, लेकिन आपको अध्यक्ष जानना बहुत ज़रूरी है। तो सचिवों का सचिव, कैबिनेट सचिव, ये इसके अध्यक्ष होंगे। साथ ही साथ नीति आयोग के सीईओ भी इसमें सदस्य हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो सचिव है वो भी इसमें है। अब हम लोग देखते हैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल क्या है। इसमें क्या है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय में निवेश योग्य परियोजनाओं के विकास के लिए एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल को भी मंजूरी दी गई है। और यह सेल क्या है, भारत में निवेश योग्य परियोजनाओं की पाइपलाइन बढ़ाएगी ताकि भारत में एफडीआई का प्रवाह जो है वो बढ़े। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो पीडीसी के प्रभारी होंगे उन्हें निवेश योग्य परियोजनाओं के संबंध में विवरणों को लागू करने और प्रचारित करने का काम भी सौंपा जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा ईगोस और पीडीसी के बारे में। पांचवा सवाल देखते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स कौन जारी करता है? क्या ये आईएमएफ करता है, वर्ल्ड बैंक करता है, डब्ल्यूईएफ करता है या यूरोपीय यूनियन करता है? तो जो ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वर्ल्ड बैंक ने अभी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट जो है उसे जारी किया है। उसमें कहा है कि कोविड-19 महामारी से आर्थिक विकास पर गंभीर छोटे और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी अनुमान बताया है कि 2020 में 60 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेला जा सकता है और यह संख्या जो है इससे अधिक भी हो सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि EMDEs, जिसको कि उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे इसको इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, जो है विशेष रूप से कमज़ोर हैं। इन देशों को शॉर्ट टर्म में 3 से 8% आउटपुट लॉस होने की संभावना बताई गई। छठा सवाल देखते हैं, विश्व रेटिंग संस्था मूडीज ने भारत को कौन सी रेटिंग दी है? क्या BAA1, BAA2, BAA3 या BA4? तो इस भारत को अभी जो है मूडीज ने BAA3 में कर दिया है। पहले भारत BA2 में था, लेकिन अब भारत जो है सबसे निचले स्तर BA3 में उसे रख दिया गया है। बता दें इसका 4 कारण बताया है। 2017 से आर्थिक सुधारों का कमजोर क्रियान्वयन, एक निरंतर अवधि में अपेक्षाकृत कम आर्थिक विकास, सरकारों केंद्र और राज्य की राजकोषीय स्थिति में भारी गिरावट और भारत के वित्तीय क्षेत्र में बढ़ता तनाव। इन 4 कारणों के कारण मूडीज ने जो है भारत की रैंकिंग को अभी BAA3 की श्रेणी में रख दिया है। चलिए देखते हैं 7वां सवाल, कोहला जलप्रपात परियोजना किन 2 देशों के बीच में है? भारत चीन, चीन पाकिस्तान, पाक भारत या भारत बांग्लादेश? सही उत्तर है दोस्तों, ये चीन और पाकिस्तान के बीच की परियोजना है। ये कोहला जलप्रपात जो है ये चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत जो है चीन जो है कोहला जल विद्युत परियोजना की स्थापना करेगा, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में 1124 मेगावाट की बिजली परियोजना है। यह जो है झेलम नदी पर बनाई जाएगी और इसका उद्देश्य पाकिस्तान में उपभोक्ताओं के लिए 5 बिलियन यूनिट
से अधिक स्वच्छ और कम लागत वाली बिजली उपलब्ध कराना है। तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। 8वां सवाल देखते हैं, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन गावी को कितनी राशि देने का वादा किया है? क्या ये 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन या 25 मिलियन डॉलर? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 15 मिलियन डॉलर का जो है अभी वादा किया है गावी को देने के लिए। गावी का फुल फॉर्म क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पता नहीं है तो गूगल करके ज़रूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं 9वां सवाल, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है? जो ये पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे है, इसकी वार्षिक रिपोर्ट दी जाती है, किस मंत्रालय द्वारा यह प्रकाशित की जाती है? क्या ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, या पीएमओ है, या कार्मिक मंत्रालय है? तो बता दें इसका सही उत्तर दोस्तों सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है। यह पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट जारी करती है। 10वां सवाल देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आज ही के दिन 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखते हैं, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा घोषित विषय पर विश्व पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करती है। इस वर्ष का जो 2020 का थीम है वो है जैव विविधता। इस बार जो है कोविड-19 महामारी के कारण इसे वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसमें यह कहा गया है कि शहरों में वन क्षेत्र पर विशेष जोर दिया जाए, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी ताकि जैव विविधता को बरकरार रखा जाए। आपको एक और फैक्ट बता दें कि दुनिया में कुल 35 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, जिनमें 4 भारत में हैं। वो 4 हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि जब भी आप कमेंट करेंगे तो वो आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। चलिए 11वां सवाल देखते हैं, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री व केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री ने देश भर के स्थानीय शहरी निकायों में छात्रों के लिए इंटर्नशिप की सुविधा के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? आप 2 मंत्रालय यहाँ मैंने बताया, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री ने, तो इन दोनों ने मिलकर के अभी टूलिप TULIP टूलिप जो है इस प्रोग्राम को शुरू किया है। टूलिप का फुल फॉर्म आपको बता दें, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये टूलिप का फुल फॉर्म है। चलिए देखते हैं 12वां सवाल क्या है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के महासचिव कौन है? ओपेक के महासचिव कौन है? डॉक्टर मोहम्मद बरकिंडे, डॉक्टर मोहम्मद सयान, डॉक्टर मोहम्मद सलूक या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर मोहम्मद बरकिंडो जो है वो ओपेक के महासचिव हैं। 13वां सवाल देखें, हाल ही में कहां पर सबसे बड़ी प्राचीन माया संरचना खोजी गई है? क्या ये अमेरिका है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है या भारत है? सही उत्तर है दोस्तों मैक्सिको में जो है अभी सबसे बड़ी और प्राचीन माया संरचना खोजी गई है। 14वां सवाल, हाल ही में एक चर्चित व्यक्ति हैं डॉक्टर प्रीतम सिंह, उनका निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्या वो फिल्म जगत से थे, खेल से थे, शिक्षाविद थे या वैज्ञानिक थे? तो बता दें डॉक्टर प्रीतम सिंह जो है वो शिक्षाविद थे। वो IIM लखनऊ के भी डायरेक्टर रह चुके थे और डॉक्टर प्रीतम सिंह का जो है हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था। आज के वीडियो का अंतिम सवाल, फिनलैंड में भारत के नए राजदूत कौन चुने गए हैं? क्या वो डॉक्टर सुनील कुमार हैं, डॉक्टर रवीश कुमार है, डॉक्टर अनजान सिंह है या डॉक्टर विकेश कुमार है? तो ये डॉक्टर रवीश कुमार जी को अभी फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो 5 जून के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ इसे ज़रूरतमंद के पास ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आप जितना शेयर करते हैं उतना आप लोगों का केयर करते हैं। कहा जाता है शेयरिंग इज़ केयरिंग एंड केयरिंग गिव्स यू हैप्पीनेस। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।